नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनावी दंगल है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अभी से आक्रामक मोड में आ गई है। दोनों ही प्रमुख दल एक दूसरे की नाकामियों को गिनाकर अपनी उपलब्धियां लगातार जनता को बता रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी अब सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। खैर, सियासी जोर आजमाइश में कौन किसे पछाड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो मानसून सत्र चला वो काफी हंगामेदार रहा। जहां 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र का कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन सदन सुचारू रूप से चला हो। इतना ही नहीं, बुधवार को सदन में भूपेश सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि इस सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के इतना कहते ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 3 साल में भूपेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जिन वादों के सहारे यह सरकार सत्ता में आई उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। बीजेपी का विश्वास प्रस्ताव कल कुल 151 बिंदुओं पर था। उधर विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने भी अपनी बात को दमदारी से रखा। सत्ता पक्ष का तर्क है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। खैर, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप और अविश्वास प्रस्ताव से जनता के हाथ क्या लगा। हफ्ते भर तक चली सदन की कार्रवाई के सकारात्मक पहलू क्या रहे, जनहितैषी कामों को लेकर कितनी चर्चा हुई। जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे अविश्वास का आईना में। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव के 151 बिंदुओं पर चर्चा शुरू होते ही सदन में हंगामा भी शुरू हो गया। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार के कुनबे में लठ चल रहा है। मुख्यमंत्री को मंत्री और मंत्री को मुख्यमंत्री पर ही विश्वास नहीं है। प्रशासन को शासन पर विश्वास नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हमसे पहले तो एक मंत्री ने ही अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और उस मंत्री को हटाने का सरकार में दम नहीं। विपक्ष ने कहा कि 18 लाख लोगों के सिर से छत छीन ली जाए, इससे बड़ा अविश्वास कोई नहीं है। मंत्रियों के निर्णयों की समीक्षा चीफ सेक्रेटरी करें। इस दौरान सत्ता पक्ष ने भी जमकर शोरगुल मचाया। भारी हंगामे के बीच स्पीकर चरणदास महंत ने पक्ष विपक्ष से सदन की गरिमा और भाषा की मर्यादा में रहकर अपने विचार रखने की अपील की। सदन की कार्रवाई के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पटल पर रखा। स्पीकर ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेट्स प्ले। बता दें कि विपक्ष ने सुपेवाड़ा में पानी की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस समस्या का समाधान करने में असफल रही है। वहीं जेसीसीजे ने भी सरकार को कई मुद्दों पर को लेकर घेरा, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि सरकार अच्छे से काम कर रही है, जबकि विपक्ष मुद्दा विहीन है। खैर, किसने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जीवन मिशन के अंतर्गत खास करके सुपेबेड़ा में पानी की व्यवस्था आज तक उनको नहीं हो पाई है। योजनाएं उनकी अपूर्ण रही है। 31वें नंबर पर ये हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ है और जल घर मिशन की राशि जो केंद्र के द्वारा दी गई है कि गरीबों के घर में टेप नल के द्वारा पानी पहुंचाई जा सके। केंद्रीय योजनाओं का जो हस्र आप देख रहे हैं, उन योजनाओं के मैचिंग ग्रांट के लिए भी राशि इनके पास में नहीं है। हम उम्मीद करते थे कि इतने प्रचंड बहुमत में सरकार बनने के बाद श्री भूपेश बघेल की सरकार अपने किए गए पूरे वायदों को पूरी तरह से पूरा करेगी, लेकिन 1-2 वायदों को पूरा करने के बाद ये सरकार हाँफ रही है, थक गई है, थक के परेशान हो चुकी है और आज पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुछ असंवैधानिक सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोग सरकार का संचालन अलग से कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ प्रतिपक्ष के द्वारा पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।
संसदीय इतिहास में इससे ज़्यादा लचर अविश्वास प्रस्ताव हमने कभी नहीं देखा है। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे तो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की केवल आलोचना है, लेकिन सदन में भी जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत हुई, हमें लगता है कि प्रतिपक्ष के पास सरकार के खिलाफ बोलने का कुछ भी नहीं है। दरअसल विपक्ष मुद्दा विहीन है और आज के तारीख में उनके पास कोई हमारी सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए वो अभी तक इतने देर से किसी भी मुद्दे पे उन्होंने चर्चा नहीं की। पूनूराम मोहल्ले जी वहाँ पे खड़े होकर शेरो शायरी बस कर रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ हल्ला करने के अलावा इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये विपक्ष आज की तारीख में पूरा मुद्दा विहीन है। अविश्वास प्रस्ताव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जितने मुद्दे में भी प्रश्नकाल में, ध्यानाकर्षण में, शून्यकाल में जो बहस हुई है, उन्हीं मुद्दों को ला रहे हैं। और हमारी सरकार लगातार, हमने जो वादे किए जन घोषणा पत्र में, सबको हमने पूरा किया है। अभी सदन के अंदर जितने भी मुद्दे में बात हो रही है, कोई इसमें ठोस इसका महत्व नहीं है और हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। तो अविश्वास का आईना जनता मांगे जवाब में छत्तीसगढ़ के आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं बिमल चोपड़ा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं विकास तिवारी जी, जेसीसी प्रवक्ता हैं भगवान नायक जी। आप तीनों लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वदेश न्यूज छत्तीसगढ़ के संपादक सुभाष मिश्रा जी हैं और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी देखिए, इस सदन में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव भूपेश सरकार के खिलाफ आया है। इसके पहले 2 अजीत जोगी के खिलाफ आ चुके थे 2.5 साल में। 15 साल में रमन सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव। उस समय संख्या बल विपक्ष का ठीक था, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव जो भूपेश सरकार के खिलाफ लाया गया, संख्या बल काफी कम है। आप भी जानते हैं, कुल 14 विधायक हैं, 71 विधायक सत्ता पक्ष के हैं। इन परिस्थितियों में आज जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वो आपको किस तरह से लगा? कि लचर था, मजबूत था? जो मुद्दे उठाए गए वो अनुकूल थे या नहीं थे? जी त्रिपाठी जी। जी दरअसल देखिए, सवाल ये है कि संख्या बल कम हो या ज्यादा हो। नहीं, मैं आपसे इसलिए सवाल किया हूं सुभाष जी पहले, क्योंकि आपने सारे देखे हैं। जोगी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, 2 आपने देखा, नजदीक से देखा। आपने रमन सरकार के खिलाफ जो लाए गए 5 वो देखा। अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा हथियार, ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं, वो होता है। ऐसी स्थिति में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, निश्चित तौर पे जब चुनाव होता है उसके पहले, कुछ दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, लेकिन अभी चुनाव को काफी वक्त बाकी है, लगभग 1.25 साल 1.5 साल। दरअसल देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जो कुछ घटित हो रहा है जी, अविश्वास प्रस्ताव, मैं संख्या बल पे नहीं जाना चाहता, विपक्ष है। अगर 15-16 लोग भी हैं तो बड़े मजबूत लोग हैं, क्योंकि वो पहले सत्ता में रहे हैं, जिसमें संसदीय ज्ञान उनको है और बहुत सारे लोग हैं। सवाल ये था कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा। दरअसल जिस आज जो बहस हो रही है, जिसको खुद विपक्ष के हाथ में सत्ता ने खुद बहस का मुद्दा दिया है। सवाल ये, यहाँ के एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री आते हैं दौरे पे और वो जो आरोप लगाते हैं, और एक मंत्री उन्हीं आरोपों की पुष्टि करते हुए खुद अपने पद से, जो पंचायत मंत्री पद त्याग देता है। तो विपक्ष के हाथ में बैठे ढाले जो मुद्दा मिलता है, और विपक्ष को लगता है कि इनका खुद का मंत्री, जो कि मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में बहुत बार दिखाई देता है, वो खुद एक 4 पेज की चिट्ठी लिखता है। तो ऐसे समय जब विधानसभा का सत्र होने वाला हो, तो ये बात सही है कि ये 84 पॉइंट के जो इन्होंने मुद्दे लाए हैं, इसमें बहुत सारी चीजें केवल डालने के लिए डाली गई हैं। अगर ये 84 की जगह 20 पॉइंट भी रखते तो ये बात जो सदन में कहना चाहते हैं वो कह सकते थे, पर इन्होंने अब सरकार को घेरना है। जो समझ में आया, जिसको लगा हुआ कि भाई एक 5-5, 10-10 पॉइंट डाल दो, तो 84 पॉइंट डाल दिए। तो कई बार तो लगता है जब आप उन 84 पॉइंट को पढ़ते हैं तो यार ये क्या है। भाई यही भूपेश बघेल की सरकार है जो बनने के बाद कहती है कि जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले बैठक लेती है और किसानों की ऋण माफी करती है। यही भूपेश सरकार है जिसने जो घोषणा पत्र में वादे किए। ठीक है कि कोई भी सरकार जन घोषणा पत्र में जो वादे करती है वो पूरे नहीं होते। आज विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार ये है कि एक तरफ टीएस सिंधिया ने उनको एक 4 पेज की चिट्ठी दे दी है, दूसरी तरफ कर्मचारी आंदोलन
कर रहे हैं, तो लग रहा है कि विपक्षों की यह एक माहौल है, तो क्यों ना हम इसमें एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और इस पर बातचीत करें। पर अगर 84 पॉइंट की जगह ये कुछ बहुत सिलेक्टिव चीजों पे बात करते तो मुझे लगता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा प्रभावी साबित होता। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, हालांकि कांग्रेस के हमारे साथ प्रतिनिधि हैं विपक्ष के, सॉरी भाजपा के, हम उनसे पूछेंगे, लेकिन आपने देखा होगा सुभाष जी, ये जो 84 बिंदु हैं इसमें कम से कम 15 ऐसे बिंदु हैं जिसमें सिर्फ ये है कि इस यहाँ पे भ्रष्टाचार, यहाँ पे भ्रष्टाचार, गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार, आवास में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार 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 बहुत है। अगर उसी को एक बिंदु में समाहित कर लेते तो आपने जैसा कहा कि उसमें बहस हो सकती थी। इन 84 बिंदुओं में अलग अलग तय होता है, शासनदी तय करती है कि कौन किस पे बोलेगा, अपना विपक्ष तय करता है कि हमारे जितने विधायक हैं वो किस बिंदु पर बोलेंगे। तो 4, 6, 10 होते हैं तो अलग अलग विधायकों को दे दिया जाता है कि आप इस पे तैयारी करिए, आप इसमें 84 बिंदु ऐसे रखे गए हैं। किस किस विधायक को कितने कितने बिंदु दिए गए होंगे, विमल जी आप ही बता दीजिए कि 84 में आपके 14 विधायक हैं। अगर 84 बिंदुओं को डिवाइड करें 14 में तो आप खुद समझते हैं कि 6-6, 7-7 कम से कम एक बिंदु पे चर्चा करेगा। कैसे आपके विधायक 7-7 बिंदुओं में तैयारी करेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे समझ से परे है। मैंने कई अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं, बोरा जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से लेकर पटवा जी के खिलाफ सब देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा अविश्वास प्रस्ताव, इतने बिंदुओं का विश्वास प्रस्ताव मुझे लगता है मैं पहली बार देख रहा हूं 35 सालों में। विमल जी। जी ऐसा है त्रिपाठी जी, इस सरकार के विरुद्ध यदि 84 बिंदुओं का अविश्वास प्रस्ताव लाया ये कम है जी। मेरे को तो लगता है आप 8400 बिंदु जो है इस सरकार के विरुद्ध निकाल सकते हैं जी। जब से ये सरकार बनी है तब से सिर्फ वो वादे और भ्रष्टाचार और लोगों की परेशानी बढ़ी है जी। आप एक भी विभाग नहीं देख सकते इस सरकार में जो अच्छे से चल रहा हो, जिससे लोगों को परेशानी ना हो जी। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, कांग्रेस के नेता स्वयं कह रहे हैं। इसमें सिंहदेव जी ने जो आरोप लगाया है वो कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। नंबर 2 के मंत्री है वो सरकार में, जिनको 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाना था। यह पर्दे के पीछे की बात नहीं रही है, पर्दे के सामने आ चुकी है। और जैसा आरोप ये कांग्रेस का अपना है, अंदरूनी मामला है चोपड़ा जी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना। 2.5 साल वाली बात क्या आपको राहुल जी या सोनिया जी ने बताई है क्या फोन करके? आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे ना। नहीं, हम धैर्य रखे हैं, हम इसलिए 2.5 साल बाद बात स्पष्टीकरण जो है ना वो दे देंगे। बीच में जो बोलने की आदत है ना इस पर थोड़ा इनको चुप कराइए, धैर्य से सुने। इसी कारण पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है, ये जबान चलाते हैं, काम कुछ नहीं करते। नहीं अभी कहा, किसी ने नहीं कहा, हम ही ने इंटरप्ट किया आपको। विकास जी ने कुछ भी नहीं कहा, हमने ही कहा आपसे, क्योंकि आपने बिंदु से हटकर आप सिंहदेव जी को लेकर के 2.5 साल उनको मुख्यमंत्री बनना था। कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान आया है क्या इस मुद्दे पे कि 2.5 साल बाद इनको बनाएंगे? जी जी बिल्कुल, सिंहदेव जी ने खुले रूप से कहा है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री का निर्णय जो हाईकमान लेगा वो मान्य होगा। ये तो सिंहदेव जी ने खुद कहा, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। सिंहदेव जी थोड़ी निर्णायक हैं, वो तो हाईकमान वहां से तय करेंगे। नहीं निर्णायक हो या ना हो सिंहदेव जी, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति जो नंबर 2 है, जो आपके घोषणा पत्र समिति के क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं सिंहदेव जी का बयान क्या गंभीरता से नहीं लिया जाएगा क्या? सिंहदेव जी जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसको खारिज कर दें कि सिंहदेव जी ने जो लिखा है वो मान्य नहीं है। सिंहदेव जी जो है उनको पार्टी से निकाल दे, उनको मंत्रिमंडल से निकाल दे। तो अभी तक रखे हैं, यदि सिंहदेव जी गलत बातें कर रहे हैं तो आप चाहिए। एक मंत्री ये कह रहा है कि उनके निर्णय की समीक्षा मुख्य सचिव कर रहा है, पंचायत मंत्री के। आज एक वेतन भोगी आदमी जो है वो मंत्री से बड़ा हो गया, ऊपर हो गया। ये किस प्रकार की व्यवस्था है? ये स्वयं जो है आरोप सिंहदेव जी लगा रहे हैं या हम नहीं लगा रहे हैं। सिंहदेव जी पे पहले आरोप क्या लगा था कि बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया कि ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मोहन मरकाम जी और मुख्यमंत्री जी के बीच जो है कोई बहुत अच्छा संबंध है, ऐसा नहीं है कि आप देख लेंगे। मंत्रियों का अविश्वास है मंत्रिमंडल पे, जो संगठन और सत्ता है उसमें सामंजस्य नहीं है, जो सत्ता और प्रशासन है उसमें सामंजस्य नहीं है। तो इससे बड़ा अविश्वास क्या हो सकता है पूरे प्रदेश की जनता के लिए?
आप जिस विभाग में देख लेंगे, रेत में देख लीजिए, कोयला में देख लीजिए, आप जमीन में देख लीजिए, आप जिस तरफ आप देखेंगे, भूमि में देख लीजिए, आप सब तरफ आपको घोटाले ही घोटाले नजर आएंगे। ये सरकार ने शराबबंदी का वादा किया, लेकिन नई नई शराब दुकानें ये सरकार खोल रही है। उसके मंत्री कह रहे हैं कि यदि मांग आएगी, जो शराब मंत्री, आबकारी मंत्री चोपड़ा साहब, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि आप 14 विधायक हैं, आप खुद ही देख लीजिए ना, चौथा बिंदु देख लीजिए, 5वां बिंदु देख लीजिए, 37वां देख लीजिए, आप उसके बाद लगातार 51, 52, 53, 54 देख लीजिए, सब में यही है, भ्रष्टाचार यहाँ हुआ, भ्रष्टाचार यहाँ हुआ। अरे भ्रष्टाचार को एक बिंदु में लेते तो कम से कम आपके माननीय सदस्य को सारी बात रखने, खरीद से लेके पंचायत से लेके समय बात रखने का मौका मिलता। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है चोपड़ा साहब कि हम सरकार का आईना दिखा सके आम जनता के सामने कि इस मुद्दे में यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। अब अलग अलग बिंदु लिए हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि अब रात 2 दिन भी चर्चा होगी, 3 दिन भी चर्चा होगी, हालांकि आज अंतिम दिन है, तो भी सारे बिंदुओं पे चर्चा नहीं हो पाएगी। ये सवाल है हमारा। यही मैं कह रहा हूँ, चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन 84 बिंदु आपके सामने तो आए हैं, जनता के सामने तो आए हैं। ये 84 बिंदु जो अविश्वास प्रस्ताव पे यदि वहां नहीं बोले गए, लेकिन ये जनता के बीच आएंगे, पत्रों में, अखबारों में ये छपेंगे कि 84 बिंदु उठाए गए। और ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, समय सरकार ने नहीं दिया है, तो हम उन समय में जितनी बातों को उठा सकते उठाएं। बाकी चीजें जो है वो जनता की समझ में आएंगे कि ये बिंदु, देखिए ये अविश्वास प्रस्ताव है, और मैं जान रहा हूं, आप भी जान रहे हैं कि संख्या बल के आधार पर यह अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होना है, लेकिन सरकार के विरुद्ध हमको जो बातें रखना है वो जनता के बीच जाना चाहिए। हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये जनता के बीच पहुंचना चाहिए। ये 84 बिंदु तो कम है, मेरे को लगता है ये और ज्यादा बढ़ने चाहिए थे। भले चर्चा हो ना हो, लेकिन जनता के बीच ये बिंदु पहुंचने चाहिए, और पहुंचेंगे, ये रिकॉर्ड में रहेगा। आज नहीं तो कल भी जो है इस पर चर्चा होगी, कल अखबारों में ये बिंदु छपेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता विचार करेगी कि ये सही है कि गलत है कि क्या है। आप बताइए कि किस प्रकार से ये सरकार चल रही है। आज 18 लाख लोगों के सिर से मकान छीन लिए गए। सरकार कहती है हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार में भ्रष्टाचार किस कदर है कि आप मुख्य प्रधानमंत्री आवास का पैसा तो जमा नहीं करते हैं, लेकिन जल जीवन मिशन का पैसा आप जमा करते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि जल जीवन मिशन की जो योजना है वो ठेकेदारों के माध्यम से चलती है, जिसमें 30% कमीशन जो है वो दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री आवास जो है वो हितग्राही के खाते में पहुंचना है, उसमें पैसा नहीं मिलना है, कमीशन नहीं मिलना है, इसलिए यह सरकार उसको बंद कर देती है, जिसमें गरीबों को छत मिलनी है। आपको ज्यादा हिस्सा जो है वो जल जीवन मिशन में देना 50%, और प्रधानमंत्री आवास में 40% देना है। जहां आपको कम देना है वहां तो आप रोना रो रहे हैं कि फंड नहीं है, जहां आपको ज्यादा देना है 50%, वहां आप पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कमीशन का बहुत बड़ा खेल हो रहा है। चोपड़ा जी निश्चित है, अभी बहुत लंबी चर्चा होगी। हम ये अगर आपने विधानसभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव रखा है तो ही अखबारों में छपेगा, चैनल में दिखेगा, ऐसा नहीं है। अगर नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के भी इसको दे देते तो भी अखबारों में छप जाता, चैनलों में दिख जाता कि 84 बिंदुओं पे आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष ने। पटल पे ही रखा है तो ही छपेगा, ऐसा नहीं होता है जी। एक अपना महत्व है त्रिपाठी जी, पटल का एक अपना महत्व है जी। और बस चोपड़ा साहब, मैं वही महत्व समझाना चाह रहा हूँ, चोपड़ा साहब वही महत्व समझाना चाह रहा हूँ। विपक्ष के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसका मजाकिया नहीं बनाया जाता है, इसलिए कि आप खुद सत्ता पक्ष में रहे। 15 साल में सिर्फ पांच अविश्वास प्रस्ताव आए हैं 15 साल में, और इधर आपने 3 साल में ला दिया। अभी निश्चित तौर पे चुनाव के पहले आप अगले 23 में जून में निश्चित फिर लाएंगे आप अविश्वास प्रस्ताव। नहीं, आप 15 साल में 3 नहीं, बहुत सारे अविश्वास प्रस्ताव नहीं, 5 आए हैं केवल अविश्वास प्रस्ताव चोपड़ा साहब। नहीं, 2 तो मेरे रहते आंख हैं, मैंने उस पर चर्चा की है। और जहां तक अविश्वास, यही गंभीरता ये है
कि मंत्री को मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है और मुख्यमंत्री को अपने मंत्री पे विश्वास नहीं है। इससे बड़ा अविश्वास क्या हो सकता है आप बताइए? इससे बड़ी चर्चा के मुद्दे क्या हो सकते हैं आप बताइए? कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो टीएससी जो निर्णय दे रहे हैं उसकी समीक्षा होगी, उसके बाद जो है वो निर्णय लागू किए जाएंगे। मुख्य सचिव उनके निर्णय की समीक्षा करेंगे। एक वेतन भोगी व्यक्ति जो है, एक जनप्रतिनिधि जो मंत्री स्तर का व्यक्ति है, उसके निर्णय की समीक्षा करेगा। इससे बड़ा लोकतंत्र का मजाक आपने कभी देखा है? चलिए चोपड़ा साहब आपने कहा कि नहीं बहुत सारे लाए हैं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा विधानसभा की अगर वो उठा के कार्रवाई देख लेंगे तो सिर्फ 5 ही अविश्वास प्रस्ताव रमन सरकार के खिलाफ आए हैं। 2 अजीत जोगी जी के खिलाफ आए हैं, या आप ये पहला अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं? सामान्य तौर पे आपने भी विपक्ष जब कांग्रेस में थी तो चुनाव के ठीक पहले अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी। तो हमारे साथ है विकास तिवारी जी हैं। विकास जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चोपड़ा साहब की आवाज आपको आ गई होगी। निश्चित तौर पे चोपड़ा जी की आवाज उस तक आ गई है और ये तो बहुत आप उत्तर देंगे ही, लेकिन हमारा भी एक सवाल है। निश्चित तौर पे बैठे बिठाए विपक्ष को सत्ता पक्ष ने एक हथियार दे दिया। हथियार समझ गए होंगे कौन सा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। हथियार दे दिया। अब ये अलग बात है कि वो असंतोष में दिया आपके सरकार के किसी नुमाइंदे ने, या कोई और वजह के कारण दिया, लेकिन हथियार दे दिया। तो इसी मुद्दे पे कि जब मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं, कांग्रेस सरकार ही मध्य प्रदेश में 2013 के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी और शिवराज सरकार के अगेंस्ट में लाई थी। उस दौरान जो उपनेता थे राकेश चतुर्वेदी जी ने, उन्होंने जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है, राकेश चतुर्वेदी जी कह देते हैं हम इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ हैं, हम सहमत नहीं है। इतने में विधानसभा भंग हो जाती है, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके ही मंत्री अगर चिट्ठी लिख दे, आप तो निश्चित तौर पे विपक्ष ये बात कहेगा ही कि जब मंत्री का मुख्यमंत्री का मंत्री पे विश्वास नहीं है तो अविश्वास है, सदन चलने लायक नहीं है। ये सवाल है आपसे। देखिए, चोपड़ा जी की आवाज आप तक आई, प्रदेश तक आई, और विमल चोपड़ा जी प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। इससे पहले ये निर्दलीय विधायक हुआ करते थे और पिछली सरकार रमन सरकार में श्री विमल चोपड़ा जी लगातार शराबबंदी की बात उठाते थे। महासमुंद अपने क्षेत्र में लगातार वो शराबबंदी के लिए लड़ाइयां लड़ते थे और रमन सरकार ने, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसमें आज विमल चोपड़ा जी स्वयं है, इनको बर्बरता पूर्वक मारा था। इनके शरीर में सैकड़ों जख्म थे और वो जख्म का सहानुभूति प्रकट करने के लिए कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल, टीएससी जैसे तमाम नेता उनके पास गए हुए थे। ये बर्बरता पूर्वक कार्य तो कांग्रेस की सरकार न कभी की है, न कभी करेगी। मैं स्वागत कर रहा हूँ विमल चोपड़ा जी लोकतंत्र पर विश्वास कर रहे हैं। विमल चोपड़ा जी आज लोकतंत्र की बात तो कर रहे हैं। हम थोड़ी ना नरेंद्र मोदी जी है कि विपक्ष को दबा दो, कुचल दो। इस अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उस पर बात करें विकास जी। जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर बात करें। हमारा सवाल आपसे है कि जब राजनीतिक हलकों पे या विपक्ष को जब आपके ही नुमाइंदे हथियार दे दें तो अविश्वास प्रस्ताव तो लाना बनता है। ये अलग मुद्दा है कि 84 बिंदु ले आए, उसमें मुझे नहीं लगता, मुझे माफी के साथ चोपड़ा जी कहना चाहूंगा, इसमें बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव ऐसा लग रहा कि ताबड़तोड़ स्थिति में ला दिया गया। उसमें अध्ययन करके सारी चीजें रख करके कुछ बिंदु रख करके अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने अभी तक जितने अविश्वास प्रस्ताव, कम से कम 20-25 अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं, इतना बड़ा अविश्वास प्रस्ताव नहीं देखा। लेकिन विकास जी, हमारा सवाल आपसे यही है कि कैसा भी आया है अविश्वास प्रस्ताव, आपने खुद मुद्दा दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र है, राजनीति है। आप मेरे से वरिष्ठ हैं, यहाँ पर पांडे जी बैठे, वरिष्ठ लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है और वहाँ पर अगर मैं कह दूं का विश्वास प्रस्ताव नहीं है, 84 बिंदु आपने इसकी कुछ बखेड़ियां उधेड़ दी। और जो आप मंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा, अपना इस्तीफा दिया, ये सबके सामने हमको एक बार गुजरात भी चले जाना चाहिए। जब स्वर्गीय परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म निभाने की बात सार्वजनिक रूप से कही थी, तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है।
सहमति घर के अंदर होता है, तो ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, राजनीति है, उस पर कोई नकारा नहीं जाता। यह मेटर अभी यहाँ ये पार्टी के अंदर की बात है, आप ये देखेंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में जो 84 बिंदु अपना मजाक उड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लाया, जिसे वरिष्ठ लोगों ने आपने भी पढ़ा, और ये सब चीज का मौका उड़ाया जा रहा है कि भाजपा प्रदेश में कब खत्म की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व इस प्रदेश में इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि बचे खुचे ये जो 14 विधायक है डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ, देखिए डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, उनकी अपनी एक जोड़ी है। ये हारते हैं तो नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं, वो जीतते हैं तो उनको फिर विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये उनका बीजेपी का घर का मामला है, उस तरफ आप क्यों जा रहे हैं? उनके घर का मामला है। देखिए अभी हमारे घर का मामला चोपड़ा जी ने डिस्कस किया, तो मैं भी इस बात को रखता हूँ। तो धर्मलाल कौशिक जी कभी नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं तो कभी पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं। ये तो उनके हाई कमान तय करेंगे किसको बनाना किसको नहीं बनाना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आज इसलिए मुद्दे नहीं है क्योंकि धरातल के स्तर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार जनता के हित का काम कर रही है। अगर मैं हित का काम गिनाना चालू करूं तो हो सकता है ये डिबेट लंबा चला जाए। मुख्य बात यह है कि किसानों का जो 11,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ आपके सामने है। बस्तर के अंदर जो इन्होंने 1,000 एकड़ से ज्यादा जमीन, 1700 एकड़ से ज्यादा जमीन जो अधिग्रहित करके रखी थी आदिवासियों को वापस कर दी गई, किसानों को वापस कर दी गई। तेंदुपत्ता का जो वनोपज है उसका मूल्य बढ़ाया गया। देखिए ये अविश्वास प्रस्ताव आप विकास जी आप खुद संसदीय सचिव भी हैं, विधायक भी हैं, संसदीय सचिव विकास, ये जो आप गिना रहे हैं इस अविश्वास प्रस्ताव में नहीं है। इन 84 बिंदुओं में, विकास जी मेरा सवाल सुन लीजिए, इन 84 बिंदुओं में ये नहीं है कि आपने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। ये इस पहला एक बिंदु ये है कि आपने जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था वो पूरा नहीं किया, तो इसलिए इसका कोई मायने नहीं रखता कि किसान। चलिए उन सब से हट करके हम आपसे सवाल इसी बिंदु से कर लेते हैं। ये आपके नंबर 2 पे ही उन्होंने रखा है। आप भूपेश जी की सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना है ये नरवा घुरवा गुरवा बाड़ी। इसके लिए इन्होंने जो पॉइंट्स दिया है उसमें कोई बजट ही नहीं आवंटित किया है। सबसे महत्वाकांक्षी योजना है भूपेश जी के, इसके लिए क्या कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है या अविश्वास प्रस्ताव में जो बिंदु दिए हैं वो गलत है? देखिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है कांग्रेस सरकार की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्व योजना है। इसको डीएमएफ फंड के माध्यम से किया जाना था और लगातार इसमें गोठान भी बन रहे हैं। गोठानों से जो महिला समूह है, महिला समूह को लाभ भी मिल रहा है, उनकी आय में वृद्धि भी हो रही है। गोधन न्याय योजना से गोबर खरीदी भी हो रहा है और कल से तो गोमूत्र की भी खरीदी इस प्रदेश में शुरू हो जाएगी। विपक्ष जो 84 बिंदु पर बात कर रहा है। विकास जी मेरा सवाल से आप बच रहे हैं। सवाल ये है क्या इसमें बजट आवंटित किया गया है क्या? देखिए बजट आवंटित किया गया है नहीं किया गया है वो विधानसभा का विषय है। मैं धरातल की स्थिति पर बात कर रहा हूँ। आपके पत्रकार जन यहाँ पर आ जाए और जो गोठान बना है वो गोठान का अवलोकन कर ले। वाटर रिचार्जिंग गोठान पे मैंने बात ही नहीं की। गोठान पे तो इन्होंने ये आरोप लगाया है। मैं 10 सेकंड त्रिपाठी जी नहीं गोठान आप कर रहे हैं, गोठान पे आरोप लगाया कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें आवंटित किया है आपने बजट, लेकिन नरवा गरवा वाड़ी में आवंटित नहीं किया है। ये अविश्वास प्रस्ताव दिया गया। भाजपा के साथ समस्या क्या है त्रिपाठी जी? आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, निश्चित तौर पर बेरोजगारी बढ़ी हुई है छत्तीसगढ़ राज्य में। भारतीय जनता पार्टी कमीशन फोर्स के नेता बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। इनका बेरोजगारी का मतलब इनका कमीशन बंद हो गया है तो उलझुल आरोप लगा रहे हैं। और रही बात, मैं तो लोकतंत्र और लोकशाही को मैं सलाम करता हूँ। आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से खुले डिबेट तो हो रहे हैं। हम थोड़ी ना कहते कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे और उसके बाद ये कहते कि यह जुमला है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। सवाल आता है हम जवाब देते हैं। हम मोदी जी नहीं है कि सवालों से भागते फिर रहे हैं। आपने जो चीज कहा कि फंड का आवंटन 35,000 करोड़ से ऊपर की राशि केंद्र सरकार रोक के रखी है क्योंकि ये किसान हित की सरकार है, कांग्रेस की सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान है। जीएसटी का पैसा रोका गया है, अन्य मदों का पैसा रोका गया है। हम तो कह रहे हैं चोपड़ा जी के साथ चलिए ना दिल्ली, इन तमाम पैसों को दिलवा दीजिए तो सभी जितने भी योजना है उसमें पैसा दे दिया जाएगा। त्रिपाठी जी बहुत बड़ी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा आपके राष्ट्रीय चैनल में। जी चोपड़ा साहब आ रहे हैं, आपके पास आएंगे, विकास जी की बात पूरी हो जाए। जी विकास जी, इस प्रकार 15 सालों से इस प्रदेश को खंड किया गया था,
मात्र 3.25 साल के इस छोटे से शासन काल में लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को मरहम लगाने का काम किया गया है। आज आप 2500 रुपए समर्थन मूल्य आप देख लीजिए, किसानों को 4 किस्तों में मिल रहा है। लगातार उनके आय में वृद्धि हो रही है। इस कारण को ना कि 0.7% थी यहाँ पर बेरोजगारी दर, हम नहीं बता रहे हैं, केंद्र की सरकार बता रही है। अब जो बचे 14 विधायक हैं और इनकी जो बी टीम है, इनको कुछ ना कुछ जनता को दिखाना है, जनहित का मुद्दा बताना है कि हम आपके साथ में हैं। यही तो वो लोग हैं जो जनता को लूटे हैं, कर्मचारियों को लूटे हैं और किसानों का कर्जा तक माफ नहीं किए थे। उनको 64 जो कर्जा माफी वाली बात भाजपा ने की थी वो भी नहीं किया था। इनको धान का समर्थन मूल्य देना था वो भी नहीं दिया था। अब ये जनता के साथ होने का काम करते हैं, कर्मचारियों के साथ होने का काम करते हैं। आपको मैं आश्चर्य से बताऊंगा, थोड़ा संक्षेप में विकास जी, संक्षेप में क्या बात उठाते हैं तो इनको जनता भी नकार रही है। विकास जी थोड़ा संक्षेप में चले। विकास जी आपकी बात आ गई है, बहुत सारे हमारा भगवानू नायक जी हैं जेसीसीजे, क्या इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में था भगवानू जी? निश्चित रूप से देखिए त्रिपाठी सर, नहीं, हमारा सवाल क्या समर्थन में था, और समर्थन में था अगर तो क्या जेसीसीजे के विधायकों ने भी इस अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किए हैं? देखिए एक नियम होता है, 10% विधायक जब अविश्वास प्रस्ताव में दस्तखत करके देंगे तब अविश्वास प्रस्ताव आता है, माने 9 विधायकों को कम से कम। तो अगर आप समर्थन में थे तो क्या आपके भी विधायक जो 3 हैं उनमें किसी के सिग्नेचर है अविश्वास प्रस्ताव पे? देखिए आदरणीय त्रिपाठी सर, मैं हस्ताक्षर की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन हमने विपक्ष के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रणाली के तहत अविश्वास प्रस्ताव एक लोकतांत्रिक हथियार है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर बहुत ही आशा, विश्वास और उम्मीद करके जो मैंडेट दी थी, वो विश्वास अब ये खो चुकी है। सबसे बड़ी बात अभी चर्चा चल रही थी कि इस प्रदेश के सबसे बड़े कद्दावर मंत्री ये उसको विश्वास नहीं जीत पाए तो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कैसे हासिल कर पाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं ये आपको किसने कह दिया विश्वास अविश्वास है उनके प्रति? भाई मंत्री तो है ना, ये इंटरनल मामला है उनका। उन्होंने 4 पन्ने का पत्र लिख करके पूरे सोशल मीडिया में वायरल किया कि किस प्रकार उनके साथ उपेक्षा की जाती है, किस प्रकार उनके साथ भेदभाव किया गया। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है अपना खुद का एक मकान, अपना एक घर। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने 8 लाख ग्रामीण लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया, उनके हक को मारा। इनके मंत्रिमंडल के लिए आज 500 करोड़ रुपए का मकान, भव्य आलिशान घर बन रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ आज बेघर हो गया। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ इस सरकार को चुनी थी, वो कहीं ना कहीं आज एक मंत्री का विश्वास को हासिल नहीं कर सकी। उन्हें मजबूर होकर के अपने विभाग से इस्तीफा देना पड़ता। और इससे बड़ी दुख और इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा हथियार जो लोकतंत्र में दिया गया, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसका उपयोग किया गया। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार को आईना दिखाने का काम आज की है। हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। रही बात ये हमेशा डिबेट में जो बी टीम कहते हैं, भैया आपसे हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये हमने कब कहा बी टीम? भगवानू जी मैंने नहीं कहा बी टीम, आप खुद ही सिद्ध कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। हम कौन सी टीम के लोग हैं? हमने बी टीम में न विकास जी ने चर्चा की, न चोपड़ा जी ने, न मैंने कोई सवाल किया, या आपने खुद ही मतलब नहीं अभी कहा, अभी तिवारी जी ने कहा था ये बी टीम इनका समय पूछ लीजिएगा। आदरणीय तिवारी जी ने अभी बी टीम कहा था, अभी कहा था इन्होंने, मुझे नहीं सुनाई पड़ा। विकास जी से पूछ लेंगे बाद में जी। आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मैंने सुना इन्होंने कहा है अभी जी। तो ये जो आदरणीय प्रवक्ता महोदय हमारे मित्र जी, विकास जी एक मिनट, हमारे मित्र, हमारे परम मित्र विकास तिवारी जी, प्रखर प्रवक्ता, हर डिबेट में जी टीम की बात करते, तो आपसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है जी। और महाराष्ट्र में आप जो अपने विचारधारा के विपरीत शिवसेना के साथ आप गठबंधन करते हैं सत्ता के लिए, आप वहां पर क्या है, पहले आप अपने बारे में पहले सोचिए। हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, हमारे विचारधारा अलग है, हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी क्षेत्रीयता पार्टी, हम आज के राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आज जो विश्वास प्रस्ताव आया है, ये लगातार 3.5 साल में जो कुशासन इन्होंने किया है उसको बेनकाब करने का काम आज विपक्ष ने किया है।
और कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ की जो जनता का विश्वास हो चुके हैं, और आज के समय में आज अगर चुनाव कर दे तो कांग्रेस से क्या हर्ष होगा, सत्ता दल के क्या हर्ष होगा, वो आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। विकास जी, हम आ रहे हैं आपके पास। हम आपसे, चूंकि आप सदन के अंदर रहे होंगे, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जो समय तय किया जाता है विपक्ष के द्वारा, मैंने अपना नेता प्रतिपक्ष तय करते हैं, आसंदी तय करती है कि किस सदस्य को कितनी देर का समय दिया जाता है, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को 20 मिनट के आपको बोलने का इतना समय दिया गया है। तो क्या जेसीसी के विधायकों को भी जो 3 हैं उनको आवंटित किया गया था समय? क्या आप भी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ ये बोल सकते हैं, या जितना भी समय दिया गया हो? त्रिपाठी जी, मैं विकास चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी हूँ। आप शायद विकास उपाध्याय समझ रहे हैं, वो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी हैं। और अच्छा। ये मेरे ज्ञान में, मैं एक छोटा सा सवाल तमाम आप लोगों के बीच बिंदुओं में जोड़ता हूँ कि भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद ये कह रहे हैं कि जनता के साथ धोखा हुआ है, 3.5 साल में जनता को लूट दिया, चाहे भाजपा हो चाहे जेसीसी हो। अब मेरा एक सवाल इन सभी से है, ये सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। महापौर 10 कांग्रेस के, नगर पालिका में सभी अध्यक्ष। देखिए, जीत हार का अविश्वास प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं है। सर 10 सेकंड सुन तो लीजिए। नहीं, जीत हार का विकास से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी अभी उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस के लोग विजयी हुए, तो जनता का विश्वास तो कांग्रेस ने जीता है। ये जबरदस्ती क्यों ढोल पीट रहे हैं? और चोपड़ा जी बताएं कि सभी चुनाव भाजपा क्यों हार रही है, उनके महासमूह में भी मैं भाजपा क्यों हारी है, चोपड़ा जी बता दें। चलिए विकास जी, हमारे साथ आरपी श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, निश्चित तौर पे आप भी अविश्वास प्रस्ताव पे कई बार डिबेट पे बैठे हैं, चर्चा हुई है। जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव आया, हालांकि सुभाष जी ने पहले बोला कि इस प्रतिपक्ष है, संख्या बल मायने नहीं रखता, लेकिन संख्या बल यहाँ इसलिए हम बोल रहे हैं मायने रखता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव होता है तो संख्या बल में जब ज्यादा होते हैं तो ज्यादा सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है, और जब तीखी नोक झोंक होती है तो उस दौरान सत्ता पक्ष बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाता। खैर, चुनाव के पहले, हम सामान्य तौर पे चुनाव के पहले माना जा रहा था कि भूपेश सरकार के 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो इस अविश्वास प्रस्ताव लाने से निश्चित तौर समय कितना निर्धारित किया गया है, ये अभी हमें ज्ञान में नहीं है कि कितना समय दिया गया था अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करने के लिए। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, कितना समय दिया गया था। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव आने वाले समय में 2023 में कितना असर डालेगा? जी, आपने पहले भी कहा है कि ये आईना दिखाने का काम किया विपक्ष ने। जी, जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, आपने लगभग 84 मुद्दे हैं, तो हमको नहीं लगता कि सदन में कोई भी जो है विपक्ष को इतना ज़्यादा मौका मिल जाएगा सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। आपने कहा कि बैठे बिठाले जो है मुद्दा कांग्रेस ने खुद दे दिया। जी, मुद्दा ये दे दिया कि उनके ही मंत्री एक जो विभाग से इस्तीफा देते, हालांकि मंत्री हैं, तो इनको ये लगा कि इस मुद्दे को भी कहीं न कहीं इस बहाने भुनाने की कोशिश की जाए। मेरा ये कहना है कि चुनाव के पहले जो भी व्यवस्था, जो भी अविश्वास प्रस्ताव आता है, सिर्फ इसलिए कि सरकार की नाकामियां क्या रही हैं, विपक्ष इस पर हमलावर होता है, विपक्ष उन सारे मुद्दों पर चर्चा करता है। जी, इसलिए क्या होता है कि आज का जो ये जो हमको लगता है विश्वास प्रस्ताव है त्रिपाठी जी, वो मूलतः चूँकि उनको लगा कि इनका एक मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी कद्दावर मंत्री है, तो इस मुद्दे को इनका मतलब यह है कि उनके ऊपर मंत्री का ही सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, इस बात को साबित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बिंदुओं पर जो आपने कहा, बार बार कहा कि इतने बिंदुओं को न लाने के बजाय अगर 2, 4, 5 मुद्दे होते तो शायद इस पर बड़ी बहस हो सकती थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को अगर एकजाई करके बहस करते शायद बहस ज़्यादा होती, सरकार पर काफ़ी हमलावर होते। लेकिन हमें लगता है कि इसे सिर्फ आईना दिखाने का ही काम किया गया इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, ताकि लोगों तक ये बात समझ में आ जाए कि विपक्ष सारे मुद्दों पर जो है प्रभावी ढंग से मामले को उठा रहा। जी, एक बार फिर सुभाष जी, आप ही से जानना चाहेंगे, आपने इस कितना समय दिया गया होगा, आपको मालूम होगा, 1 दिन दिया गया, 2 दिन दिया गया, हालांकि आज आखिरी दिन है तो मुझे नहीं लगता घंटों में ही दिया गया होगा, हो सकता है विधानसभा भी चल भी रही हो, लेकिन आपने भी इस अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ा होगा। 84 बिंदु। जी, इसमें देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे 24 युवाओं को नशा उपलब्ध कराने वाली सरकार। ये अविश्वास प्रस्ताव में इस तरह के मुद्दे आपने नहीं देखे होंगे। भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार। ये मुद्दा कौन सा है? इस तरह के मुद्दे मैंने पहली बार ही पढ़े हैं।
देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि पहला मुद्दा है जन घोषणा पत्र जी। तो हम बात कर लेते हैं जन घोषणा पत्र की कि भाई कांग्रेस का जन घोषणा पत्र क्या था और जिसमें उन्होंने एक लिस्ट लगाई है कि कौन कौन से अपूर्ण है। तो हर परिवार को 25 किलो चावल, किसानों का कर्जा माफ, 2500 रुपए में धान खरीदी होगी, सबका बिजली बिल हाफ होगा, बेरोजगारों को 2500 रुपए मासिक भुगतान होगा, आउटसोर्सिंग बंद होगी। ये इसकी हेडलाइन थी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो मुद्दे दिए थे, तो सबसे पहले 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ। तो ठीक है, कर्जा माफ हो गया, बोनस का भुगतान हो गया, 100 रुपए क्विंटल धान मिल गई। पर बेरोजगारों को जो भत्ता मिलना था उसको लेकर लोगों में एक है कि भाई भत्ता नहीं मिल रहा, 35 किलो चावल मिल रहा है। अगर हम घोषणा पत्र को देखते हैं तो इन्होंने कोई भी पिछली सरकार, चाहे रमन सिंह की हो, चाहे अभी भूपेश बघेल की सरकार हो, उन्होंने बनते ही कहा था कि भाई जन घोषणा पत्र को लागू कराना और ये 5 साल में हमको लागू करना है। अभी जब बीच में भूपेश बघेल जी से ये पूछा गया कि भाई आपने जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 1.5 साल का समय, हमसे जो जो हमने हो सकता था हमने वादा किया है, और जब जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको ये जवाब देना पड़ेगा कि हमने जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है और हम उसके प्रति सजग हैं। अभी बात हो रही कि इस पूरे मामले में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इसकी टाइमिंग को लेकर, क्योंकि ये टाइमिंग जो बात हो रही कि जो CS सिंहदेव ने एक चिट्ठी लिखी, अभी बात हो रही थी कि नरवा गुरवा बाड़ी के लिए क्या बजट है, या प्रधानमंत्री आवास के लिए जो है वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जो बाबू लोग हैं उनकी कमेटी बना दी गई, दरअसल ये कमेटी अभी नहीं बनाई गई। ये कमेटी पिछली सरकार में हो ये रहा था कि जो समग्र विकास की राशि थी वो राशि मंत्री के विवेक पे होती थी, और मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे काम करा रहे थे, और लगातार ये देखा जा रहा था कि बहुत सारे विधायक, विमल चोपड़ा मुझसे सहमत होंगे कि बहुत सारे विधायक इस बात से असंतुष्ट थे कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। इस सरकार ने, जो पिछली रमन सरकार थी, उनने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, और वो कमेटी में ये जाते थे सारे विधायकों के प्रस्ताव कि समग्र से ये प्रस्ताव आए हैं, और फिर वो कमेटी बात करती थी, और फिर चूंकि भारत मंत्री पंचायत मंत्री होते थे उनको उसमें दस्तखत करना होता था। वो आदेश अभी का नहीं है भूपेश बघेल सरकार का, वो आदेश पुराना है। पर लोग कह रहे हैं कि चूंकि मंत्री ने ये मुद्दा उठाया है, तो मंत्री ने अपनी चिट्ठी में ये मुद्दा उठाया कि साहब मैं भारत अधिकारी हूँ और मुझे विभाग का, और मुझे ये समग्र की राशि जो है मेरे माध्यम से नहीं बढ़ रही है। तो ये व्यवस्था पहली थी। प्रधानमंत्री आवास की जहां तक बात है, तो ये सब लोग जानते हैं कि जो राज्य और केंद्र का अनुदान होता है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो तमाम योजनाओं में बढ़ोतरी हुई है। विमल चोपड़ा जी का एक जो आरोप है वो एक महत्वपूर्ण बात की ओर इंगित करता है कि ये कह रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन में तो आप केंद्र के राज्य का अनुदान दे रहे हो, ये चेक करना पड़ेगा कि क्या राज्य ने, पर जहां तक जो सूचनाएं हैं या जो हमने जानकारी एकत्र की, लगातार हम मीडिया में काम करते हैं, पता चला कि राज्य सरकार लोन लेने वाली थी, जो लोन की प्रोसेस चल रही थी। तो जो इन्होंने TS सिंहदेव ने अपने मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों में से भाजपा ने इसमें कुछ मुद्दे शामिल किए हैं, और मेन मुद्दा है कि जब मंत्री का सरकार पे विश्वास नहीं है, तो हमारा कहना था कि जब मंत्री का सरकार पे विश्वास नहीं था तो मंत्री को पूरा इस्तीफा देना चाहिए था। वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के रूप में तो अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, पर पंचायत मंत्री के रूप में वो किनारा कर रहे हैं। तो आप एक तरफ गुड़ भी खाना चाहते हैं, गुलगुले से परहेज करना चाहते हैं, और बैठे ढाले ऐसा लगा कि उन्होंने ये मुद्दा दिया है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव में बहुत सारे बिंदु हैं, अगर मैं उन बिंदुओं की बात करूं तो आप जो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल के अंतर कला जनता का नहीं हो रहा है भला, तो मंत्रिमंडल में अंतर कला तो अगर नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कैसे होगी? भाई आपस में विचार विमर्श होता है। भाई डेमोक्रेसी तो इसी बात की है कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती है ये कि कोई तानाशाह नहीं है, सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मंत्रिमंडल में विमर्श होता है, फिर कोई बात तय होती है। इन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने वाली सरकार, ये बात एक हद तक समझ में आ रहा है कि इधर के दिनों में कुछ अपराध बढ़े, कुछ नाबालिग नशे के में अपराध कर रहे हैं, चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं। फिर भी बाकी राज्यों की तुलना में यदि हम आंकड़े उठाएं तो छत्तीसगढ़ चूंकि पहले से बहुत शांत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ अपराध नहीं, तो जब यहाँ थोड़ा बहुत अपराध बढ़ता है तो लोग बहुत चिंतित होते हैं। और अभी चूंकि सत्र के पहले कुछ घटनाएं हुई है तो विपक्ष ने उसकी तरफ एजेंडा में ये जो
लाया है इसमें इन्होंने ये मामला उठाया जी। तो ये कुछ चीजें हैं जी जी तो बिल्कुल। मुझे एक बात मैं उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भगवान भरोसे, तो यदि ये स्कूल भगवान भरोसे है तो सरकार ने पहले तय किया था कि जिलों में कुछ तहसीलों में खोला जाएगा। अभी तो 248 जगह खुल गया और मुख्यमंत्री जहां जाते हैं हर अभिभावक चाहता है कि वहां स्कूल खुले। तो यदि ये भगवान भरोसे है तो या तो अभिभावक अंधे हैं, बहरे हैं कि उनको नहीं मालूम कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, या सरकार ने इतना प्रचार कर दिया है कि लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराना। चलिए सुभाष जी, निश्चित तौर पे ये बीजेपी से हम जवाब ले लेते हैं जो सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन इसमें दो बिंदु और बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल चोपड़ा साहब आप ही के पास आ रहे हैं। सुभाष जी ने जो बहुत अच्छी समीक्षा की इस पूरे आपके मुद्दों को लेकर 84 बिंदु में, हालांकि इतना समय नहीं है। दो सवाल हमारे, दो बिंदुओं पे हमारा आपसे सवाल है। एक तो आपने इसमें लिखा है उसमें कर्ज में डूबी सरकार, कर्ज में डूबा प्रदेश, ये लिखा है आपने। दूसरा कुपोषित और एनेमिक प्रदेश, कुपोषित और एनेमिक हो चुका है पूरी तरह से। तो क्या इन 3 सालों में ही भ्रष्टाचार कर्ज में डूब गया प्रदेश, और इन 3 सालों में ही कुपोषित हो गया पूरा प्रदेश? पिछले 2000 से अगर आंकड़ा ले तो 15 साल आपकी सरकार रही, उस समय कुपोषण था ही नहीं, उस समय कोई कर्ज लिया ही नहीं गया क्या प्रदेश में? दो बिंदुओं पे बात कर रहा हूं। एक तो कर्ज में डूबा प्रदेश, माने पूरा छत्तीसगढ़ डूब चुका है, यानी बीजेपी सरकार में कोई कर्ज नहीं लिया गया, और बीजेपी सरकार में कुपोषण था ही नहीं। ये इस पे आप बता दीजिए। देखिए ऐसे सुभाष, थोड़ा सा समय देंगे, समय कम है, थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे, समय कम है। संक्षेप में भी करूंगा, लेकिन सारे मुद्दे जो हैं विकास जी ने भी उठाए और लोगों ने उठाए, मैं जवाब दूंगा। जी देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे बीच मतभेद चलता है। मतभेद हमारे जो है वो बातचीत से सुलझते हैं, लेकिन जब मतभेद की स्थिति में आ जाते हैं तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो जाते हैं। आप ये बताइए, टीएस सीधे और मुख्यमंत्री का निवास 100 मीटर की दूरी पे है, और 100 मीटर की दूरी पर जो है 2 नंबर का मंत्री जो है वो बातचीत करके नहीं जाता, वो चिट्ठी लिखता है और वो कहता है कि मुख्यमंत्री जो है उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है मुख्यमंत्री के। जिसको आपको बता दूं कि जो बृहस्पति सिंह के माध्यम से जो आरोप लगे थे मुख्यमंत्री टीएस सीधे पे, तो बहुत गंभीर आरोप थे कि उनकी हत्या कराने चाहते हैं। आपको बता दूं कि मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री के बीच आपने हमारे सवाल का उत्तर नहीं दिया चोपड़ा साहब। एक मिनट हमारा सवाल क्या, इन 3 साल में ही कर्ज में डूब गया प्रदेश, 3 साल में ही पूरा प्रदेश कुपोषित हो गया, पहले कुछ नहीं था? नहीं, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। देखिए आज जो है ये सरकार में बहुत सारे लोग, आज मैंने विधानसभा में पढ़ा, वो 25 जो है 1000 करोड़ जो है केंद्र सरकार से लेना। विकास जी बोल रहे थे 30,000 करोड़ आपको लेना है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन केंद्र सरकार की गारंटी पे आप 30,000 करोड़ का कर्ज जो है बैंकों से ले चुके हैं। वो पैसा यदि आज सरकार के खजाने में आता भी है तो बैंकों में जाएगा, सरकार के पास नहीं जाएगा वो पैसा, वो आपको नहीं मिलने वाला। दूसरा ये बता दूं आपको चोपड़ा जी, देश चलाने के लिए क्या ये तो प्रक्रिया। अरे आप सुन तो लीजिए फिर जवाब दे देना। दूसरा, अभी प्रधानमंत्री आवास के लिए ये सरकार 800 करोड़ रुपए का लोन लेना चाहती थी, लेकिन आरबीआई ने मना कर दिया कि यह सरकार की हालत इतनी खस्ता है कि आप लोन नहीं ले सकते प्रधानमंत्री आवास के लिए। आप सुन लीजिए कि जल जीवन मिशन में आप पैसा दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार है, और आप प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। कुपोषण की जहां तक बात है, आप जो देख लेंगे पूरा डाटा तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि एनीमिया जो पहले 45% था वो अब कांग्रेस के शासन में 65% आ गया है। आपको कुपोषण के लिए जो पहले ये आंगनबाड़ियों में जो पौष्टिक आहार मिलता था उसको इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया है, जो महिला समूह को मिलता था। ये किस हिसाब से महिला समूह के कल्याण कुपोषण के मामले, कुपोषण में प्रतिशत कम हुआ है चोपड़ा साहब? अगर मेरे को, अरे आपको मैं एनीमिया का बता दूंगा, मैं कुपोषण की बात कर रहा हूँ, मैं एनीमिया का नाम एनीमिक डाटा निकाल दूंगा, आपको डाटा बता दूंगा मैं। कुपोषण का प्रतिशत कम हुआ है। दूसरी बात, आपने एक चीज कही, 1 मिनट, 72 में जमीन दी आपने, लेकिन एक
जमीन आदिवासियों की वापस कर दी, लेकिन सरगुजा में जिनकी आज 3 साल से जमीन रखे कोयला खनन के लिए, उन्होंने कहा कोयला खनन नहीं हो रहा है, हमें वापस कीजिए, आपने वापस नहीं किया। नरवा गरवा धुरवावादी चोपड़ा साहब कुपोषण में बात कर ले, कुपोषण में कुपोषण में प्रतिशत कम हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस सरकार में कंपैरिजन में कम हुआ है। बड़े पोस्टर लगा रहे कि 5 लाख रोजगार दिया, और विधानसभा में मुख्यमंत्री जवाब देते हैं कि 19,000 रोजगार जो है वो छत्तीसगढ़ में मिले। आप कह रहे हैं 2500 रुपए में आप धान की खरीदी कर रहे हैं। इन 5 सालों में, 3.5 सालों में 500 रुपए धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने बढ़ाया। आपको 3,000 रुपए देना था, लेकिन चोपड़ा साहब आप धान की बात कर रहे हैं, आप कितना समर्थन मूल्य देते थे? नया रायपुर के किसानों को चुनाव के पहले आपने कहा था कि हम आपको भूमि का मुआवजा देंगे, और वही नया रायपुर के किसानों पे आप लाठी चलाते हैं। मुख्यमंत्री 1 किलोमीटर एक एक करके विकास जी, चोपड़ा साहब एक एक करके बात करें तो बात आएगी, दर्शक सुन नहीं पाएंगे। दर्शक चोपड़ा साहब आप तो बिंदु को लेकर के आप, लेकिन कमेटी जो पैसा देती थी उसकी समीक्षा जो है वो विभागीय मंत्री करते थे, और यहाँ उल्टा हो गया। आप फिर पहुंच गए सिंहदेव जी की तरफ, आप सिंहदेव जी की तरफ फिर पहुंच गए। ये जो उल्टी चीजें हो रही है ये आपको बता दे रहा हूं। चोपड़ा साहब बीजेपी सरकार में कितना कर्ज था और अब कितना कर्ज हो गया है? मेरा कहना यही है कि मंत्री का विश्वास है तो मुख्यमंत्री को पूरे, फिर आप अविश्वास और मंत्री और मुख्यमंत्री पे आप आ गए, आप बिंदुओं पे आइए ना। स्कूल की बात है, आप 200 स्कूल के लिए प्रदेश के 20,000 स्कूल बर्बाद कर रहे हैं। चोपड़ा साहब बिंदु पे आइए। वहाँ के कंप्यूटर निकालते और वहाँ के शिक्षकों को, देखिए आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन उसको सिद्ध करना अलग बात है। चोपड़ा साहब चल पा रहे हैं आपके, न सामान्य स्कूल आपके अच्छे से चल पा रहे, दोनों स्कूलों की हालत खराब है। अरे कहीं तो तारीफ कर दिया करिए सरकार की। आत्मानंद स्कूल आपने तो खोला नहीं, अंग्रेजी माध्यम, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ जो स्थिति है आज छत्तीसगढ़ में, चोपड़ा साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आत्मानंद स्कूल में अगर कोई भगवान भरोसे चल रहे हैं तो वहां एडमिशन के लिए लाइनें क्यों लग रही हैं? सिफारिशें क्यों करवा रहे हैं लोग कि आत्मानंद स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ ले? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, सरकार का एक तंत्र है जो प्रचार कर रहा है कि आत्मानंद स्कूल हो, लेकिन आप जाके देखिए रिजल्ट, क्योंकि लोग उनके भवनों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो है लेकिन आत्मा नहीं है। चलिए चोपड़ा साहब आपकी बात आ गई जी। विकास जी संक्षेप में बात पूरी करें। चोपड़ा साहब विकास जी अपनी संक्षेप में बात पूरी करें। चोपड़ा जी मेरे से वरिष्ठ हैं और आप वरिष्ठ पत्रकारों के बीच मैं चोपड़ा जी को, भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देता हूं, आंकड़ों के साथ आए। अगर प्रदेश में रमन राज के बाद, रमन सिंह के जाने के बाद कुपोषण बड़ा होगा, जो 45% बच्चे कुपोषित हुआ करते थे भाजपा के राज में, जिनका पूरा खाद्यान्न भाजपा सुन लीजिए विकास जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार कुपोषण कम होते गया। और आपको बता दो कि एनीमिया जो है, महिलाओं में रक्त अल्पता की जो बात है, वो जो पहले 45% थी, वो कांग्रेस के शासन में मैं आपको चुनौती देता हूँ बढ़ के 65% हो गई है। आप आगे ले आइए। और लगातार केंद्र शासन की योजनाओं के कारण ये प्रदेश में कुपोषण की स्थिति कम होती गई है, और वही आंकड़े आपके बढ़े हैं। लेकिन एनीमिया के मामले में चोपड़ा साहब वही तो मेरा सवाल था, चुनौती तो कम हो गई, कुपोषण तो कम हुआ है ना प्रतिशत में? एनीमिया बढ़ा है। अरे आपको बता रहा, अरे चोपड़ा साहब विकास जी की बात तो आने दीजिए। चोपड़ा साहब आप बहुत वरिष्ठ हैं, विकास जी की भी बात आ जाने दीजिए। विकास जी बहुत संक्षेप, मेरा समय समाप्त हो गया। बहुत संक्षेप में मैं तैयार हूँ, लेकिन गलत बयानी यदि विकास जी करी है। अरे चोपड़ा साहब स्पष्टीकरण देने का समय आपने आरोप लगाया तो जवाब भी तो लीजिए। जी विकास तो आपको तय कह रहा हूँ ना, आप निकाल लीजिए कि एनीमिया में जो स्थिति है छत्तीसगढ़, मैं कुपोषण की बात कर रहा हूँ, आप एनीमिया की बात कर रहे हैं। कुपोषण में प्रतिशत कम हुआ है, उधर आप बात नहीं कर रहे। त्रिपाठी जी
मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में वरिष्ठ पत्रकारों के सामने भाजपा नेता श्री चोपड़ा जी को चुनौती देता हूं, अगर रमन राज के बाद में यहाँ कुपोषण बढ़ा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और आंकड़ों के साथ अगर बता दे कुपोषण बढ़ा है, मेरे पास आंकड़े हैं विकास जी, आंकड़े हैं, इसीलिए मैंने उनसे कुपोषण पे बात की है। बात ना करें, मेरे पास आंकड़े, इसीलिए तो मैंने कहा है कि कुपोषित कैसे कह दिया आपने प्रदेश से, वो भी अविश्वास प्रस्ताव में। ये भाजपा के लोग झूठे हैं, इसलिए इनको जनता ने पंचायत से लेकर नगर निगम से लेकर नगर पालिका में बनाया है। चलिए हमारा समय समाप्त हो गया। विकास जी, चोपड़ा जी, आरपी श्रीवास्तव, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। विकास जी, चोपड़ा जी, समय समाप्त हो गया है। श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे, पूरी बहस को लेकर। निकाल के बता देता कि एनीमिया में 36। अरे चोपड़ा साहब, समय समाप्त हो गया भाई, समय समाप्त हो गया है। लगभग जो है विपक्ष को ज्यादा बड़ा मुद्दा जो है टीएस सिंहदेव जी जो इस्तीफा दिए हैं उसको लेकर के है। बाकी जहां तक मुद्दों का सवाल है, निश्चित रूप से कई मुद्दों पर सरकार विफल रही होगी, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जैसा सुभाष जी बता रहे थे, बहुत सारे ऐसे जो घोषणाएं हैं जिनको पूरा भी किया सरकार ने। तो ये एक तरह से चुनाव के पहले तो नहीं कहा जा सकता, इतना पहले जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसका सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि मुद्दों से इतर प्रदेश के मंत्री ने, एक वरिष्ठ मंत्री ने जो एक अपने विभाग से इस्तीफा दिया, बल्कि एक पंचायत विभाग से, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास है, तो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई है, शायद मेरा मानना है। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा साहब, विकास जी आपका, भगवानू जी आपका, सुभाष जी आपका और अपनी श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में हफ्ते भर चले विधानसभा के मानसून सत्र में मुद्दों पर चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ। वहीं आखिरी दिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद तो सदन में सिर्फ और सिर्फ शोरगुल ही सुनाई दिया। विपक्ष ने जहां सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप जड़े तो पलटवार करने में सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रहा। खैर, ये तो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन अब देखना ये अहम होगा कि इस मानसून सत्र के बाद जनता की कितनी समस्याएं सुलझती हैं और जिन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़े, क्या उन पर गंभीरता से भी काम होगा या आगे भी सिर्फ सियासी घमासान ही छिड़ा रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।